भाई डिस्क्रिमिनेशन तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी छात्र उससे प्रभावित हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। तो फिर इसमें ये जातिवादी जो एक लकीर खिंची है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और जो तस्वीरें आ रही हैं यूनिवर्सिटीज के भीतर से, जो तनाव बना है, इसको कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद भविष्य जी। विश्वविद्यालयों में जो तनाव की स्थिति है वो कहीं से भी उचित नहीं है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। एक शब्द में, एक बार में आप कहिए कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी इलाके का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा बोलता हो, कुछ भी करता हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको केवल अगड़ों और पिछड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे, तो इसका जी। परिणाम तो ही आएगा। आप याद कीजिए जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, तो किस तरीके से प्रतिकार हुआ था। अगर आप समाज में कोई चीज़ लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ जो भेदभाव को रोकने के लिए 2012 का कानून था, उसको लेकर के तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा था वहाँ। जी। सरकार अगर आप राजनीति करेंगे इसके साथ-साथ, तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी। सरकार के कामकाज से आपको लगता है कि वो पिछड़ों को आगे लाना चाहती है? आप विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे तो पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। विश्वविद्यालयों में आप फैकल्टी की नियुक्तियां करेंगे तो आप पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। जी। विभिन्न संस्थाओं में लोगों की नियुक्तियां करेंगे सरकार के स्तर पे, तब आप पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। और अचानक से आपको पिछड़े छात्रों का ध्यान आ जाएगा। अगर आप किसी विषय पर कंसेंसस नहीं बना पाते हैं, लोगों के बीच में विमर्श की स्थिति नहीं पैदा कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। और लोग जो अगर विश्वविद्यालय की स्थिति क्या हो गई? अगर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर के या यूजीसी कानून के पक्ष में वो बैठक कर रहे हैं, विचार-विमर्श कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो इस पे हमला करने की क्या ज़रूरत है? उसका विरोध करने के लिए सवर्ण छात्रों को आने की आवश्यकता है। क्यों इस तरह की दूरी बनाई बनाई जा रही है? और उसमें जो सत्तारूढ़ दल है, उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं, वो सक्रिय हो जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? आप सीधे-सीधे तो पोलराइज़ेशन की स्थिति पैदा कर रहे हैं ना। सवाल इस लेकिन ये बात का है स्थिति कि तो दूसरे आप एक लाइन में कहिए। खेमे में भी है ना सर। दूसरा खेमा भी तो इसी तरह की बात कर रहा है। आप किसी भी नहीं, विपक्ष के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेताओं के बयान देखिए यूजीसी कानून को लेकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को नहीं, लेकर एक बेसिक टिप्पणी वो कर रहे हैं कि भाई किसी छात्र के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, कहीं ना एक कहीं वो एक पॉलिटिकल लड़ाई में इसको तब्दील कर रहे हैं और उस पूरे सिनेरियो को अगड़ा बनाम पिछड़ा तस्वीर बनाकर ये छात्रों के सामने। भविष्य जी यह पॉलिटिकल नैरेटिव किसने बनाया? सत्तारूढ़ दल के अलावा किसने ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया है अगड़ों पिछड़ों की? क्या पिछले एक दशक से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वह जी। पिछड़ों को प्रोत्साहित करती हुई कहां नजर आई है आपको? आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। 32 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। जी। कितने पिछड़े कुलपति हैं? और दूसरी चीज कि अगर आप यह यूजीसी का आपने कानून लाए, मेडिकल कॉलेज तो यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते, शोध संस्थान तो यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते। जो बेमुल्ला जी का आत्महत्या हुई थी और जी। डॉक्टर रानी के ने आत्महत्या की, लेकिन वो सुनील जी, कहाँ मैं के थोड़ा सा विद्यार्थी थे? टोक रहा हूं, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूं और ये एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं या सवाल रखना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, आपने कहा कि जितनी यूनिवर्सिटी से कितने पिछले कुलपति उसमें हैं। देखिए, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मुझे लगता है कि एक कंसर्न है, उस पर सवाल होना चाहिए, बात भी होनी चाहिए। लेकिन जब मसला छात्रों के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हो और यूजीसी के नए कानून पर चर्चा हो, तो फिर अगर उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न को इस चर्चा में अगर मिक्स किया जाएगा, तो क्या ये पॉलिटिकल एक पूरा सिनेरियो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल कहना आपका सही है कि दो दो अलग अलग उदाहरण नहीं दिए जा सकते, दो अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण नहीं दिए जा सकते। मैं ये थोड़े आपसे मैं कह रहा हूं कि आपने जी। किसी सोच संस्थान में कौन वैज्ञानिक हुआ है कौन नहीं हुआ। क्या जी। जी। पिछड़ों में योग्य लोग नहीं है? आप किस तरह की टिप्पणी करेंगे? अगर क्या विश्वविद्यालय का कुलपति कोई प्रशासनिक पद नहीं है, एकेडमिशियंस होते रहे हैं वहां, जी। शिक्षा जगत के लोग आते रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा का प्रतिनिधि नहीं है जिसको आप कुलपति बना सके? और दूसरी चीज, आप जब जो तरीका आपका होता है उस तरीके के आधार पर मूल्यांकन होगा ना।
आप एक तरफ कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि किसी वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव हो। लेकिन आपका काम करने का जो तरीका रहा है वह कभी आपके इस नैरेटिव के पक्ष में नहीं जाता। मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, अगर पिछले 10 वर्षों में पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने का आपने जब कोई प्रयास नहीं किया, कहीं कुलपति बनाते हुए आप नहीं दिखाई पड़े, विभिन्न जगहों पे फैकल्टी के लोगों को आप लाते हुए नहीं दिखाई पड़े, जो जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थान है वहां डायरेक्टर्स को लाते हुए आप नहीं दिखाई पड़े, और अचानक से आपको लगने लगा कि विश्वविद्यालय में या पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। आप एक चीज लाते ना कि किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। छात्रों को क्यों बांट रहे हैं आप? ये छात्र भविष्य त्यागी जो है वो सवर्ण वर्ग के आते हैं और सुनील शुक्ला पिछड़े वर्ग के आते हैं। ये बंटवारा क्यों कर रहे हैं आप? आप कहिए कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में एक बेहतर एकेडमिक एटमॉस्फेयर मिलेगा, योग्य फैकल्टी मिलेगी, सक्षम नेतृत्व मिलेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देखिए, कोई आपका प्रतिकार करने के लिए आता है क्या? अगर आप पहले से डिसाइड कर देंगे, क्या आप ये कह सकते हैं कि सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता? आप ये कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के ही लोग जो सक्षम लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के ही छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करते? आप ये कह सकते हैं क्या कि पिछड़े वर्ग का कोई जो व्यक्ति सक्षम पदों पे है वो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करता? कोई सी गारंटी नहीं दे सकता। भेदभाव किसी स्तर पर किसी के साथ हो सकता है। सवाल केवल यह है कि आज देश के आजादी के 75 सालों के बाद बात यह होनी चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं को किसी भी भेदभाव से मुक्त रखा जाए। वो कोई विश्वविद्यालय हो, कोई महाविद्यालय हो, कोई शोध संस्थान हो, कोई प्रौद्योगिकी या प्रबंधन संस्थान हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई एम्स हो, कोई जगह हो, छात्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा और इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप इस पूरे एक्ट को पढ़ने जाइए उसमें भी आपको हिल में या कहीं से भी ये नहीं लगता कि आप इसके लिए प्रतिबद्ध हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। सवाल इस बात का, जो आप उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो 10 सदस्यीय कमेटी आप बना रहे हैं, वो 10 सदस्यीय कमेटी ही बहुमत जो है सवर्ण वर्ग के लोगों का है। जी। कहां से कर लेंगे आप? और अगर आपको इतना ही संदेह है, आप ये कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय उस संस्थान के जो का मुखिया जो होगा, माने विश्वविद्यालय का कुलपति होगा वो, या महाविद्यालयों का जो प्रधानाचार्य होगा यो, या अन्य कोई संस्थान का डायरेक्टर होगा वो। अगर वह व्यक्ति सवर्ण वर्ग से आता है तो आप केवल इस आधार पर कैसे सुनिश्चित कर लेंगे? सवाल केवल यह है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव नहीं की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सवर्ण वर्ग, चाहे वर्ग का विद्यार्थी हो और चाहे पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी हो। पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसको उसका उचित स्थान मिले। सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी की योग्यता, क्षमता, स्थान, प्रतिभा के साथ कोई भेदभाव न हो। सवाल है कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, बड़े धूमधाम से आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय पैमाने पर जो उत्तर पूर्व के विद्यार्थी हैं उनके साथ भेदभाव को कौन रोकेगा? वह इतनी बुलंदी के साथ उनके समर्थन में लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या उनके जी। साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? कितनी घटनाएं हुई हैं? तो प्रश्न केवल यह है कि आपको यह बात करनी पड़ेगी कि कोई भी यह बंटवारा खत्म करना पड़ेगा और ठीक किसी है भी सर। वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको। और यह एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना पड़ेगा और यह कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ेगा। अन्यथा इस तरह के निर्णय से आप राजनीति तो कर सकते हैं, चुनावी लाभ ले सकते हैं, दलीय हित साध सकते हैं, कम से कम एकेडमिक लाभ नहीं साध सकते आप जी। शिक्षण संस्थाओं के परिवेश को बेहतर नहीं कर सकते। ये बड़ा सवाल है। जी। जिस कंसेंसस की बात कर रहे हैं सुनील शुक्ला साहब, शिवाजी सरकार, मैं आपके पास आ रहा हूं कि वो डेवलप कैसे होगा, क्योंकि ये पूरा मसला यूजीसी कानून का पूरा मसला डिबेट के दायरे से निकलकर हिंसा की तरफ जा रहा है। अब देखिए, अगर इस कानून पर सवर्ण जातियां और उस जातियों के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर, अपने कंसर्न को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन कुछ करेंगे, कुछ मांग रखेंगे, उधर दूसरी तरफ यूजीसी एक्ट के समर्थन में दूसरी जातियां जो हैं वो दूसरे पक्ष में अपना प्रदर्शन करेंगी, तो एक सीधी लकीर अगड़ों पिछड़ों के बीच जो एक खिंच रही है, इसमें जैसा मैं कह रहा हूं कि पूरा मामला डिबेट के दायरे से निकलकर हिंसा की तरफ बढ़ रहा है और हर एक राजनीतिक दल चुप है, कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चीजों पर, इस तरह के घटनाओं पर हर कोई उस चिंगारी को हवा देकर राजनीतिक रोटियां जरूर सेकना चाह रहा है। बेशक आपने सही कहा
कि राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही है, सवाल यहाँ पे होना चाहिए, जब आप धर्म की राजनीति कर रहे थे तब आप राजनीतिक नहीं सेक रहे थे। धर्म की राजनीति जो है तभी होती है जब समाज में और कुछ नहीं होता है, समाज में कोई काम नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज क्या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में काम नहीं होता है, तब लोग धर्म की ओर भागते हैं। ये सामान्य सी धर्म की परिभाषा राजनीति में है, कोई नई चीज मैं नहीं बोल रहा। और वो जब धर्म की राजनीति है, आप देखा धर्म की राजनीति का जो फायदा लेना था वो तो हम ले चुके हैं। अब धर्म की राजनीति 2024 के बाद से वो काम नहीं कर रही, और इनके अगर कोई एक्शंस देख ले, तमाम मंदिरों के गिराने से लेकर तमाम चीजें हैं, उसके मैं डिटेल्स में नहीं जानना चाहता हूँ, तो सारी बातें बताती है वो जो धर्म की राजनीति है वो काम नहीं कर रही। तो क्या किया जाए? सारी चीजें भी धर्म के नाम पर हम डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। जब धर्म काम नहीं करने लगा है और जब धर्म के खास करके जो ओबीसी और ईबीसी के लोग हमसे कटने लगे, तो हमें फिर कोई नया तरीका अपनाना था। तो हमने कहा कि विश्वविद्यालय जो शिक्षण संस्थान है वहां पे डिवाइड एंड रूल शुरू कर दो। और आप जो कह रहे हैं आज वो रोटियां सिक गई। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस दिन आपके यहाँ थे, उनको ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जबकि वो सवर्ण थे, कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था इससे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति का एक टोटा छोड़ा गया है, मैं समझता हूँ बहुत सक्सेसफुल है, पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल है। ये समाज को तोड़ने में पूरा कामयाब हो रहा है, और यही राजनीतिक दल कुछ चाहते हैं, और उसमें वो कामयाब हो गए। अब सीधी सी बात है, मैं भी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, आप भी आए हैं, सभी यहाँ से यूनिवर्सिटी से किसी न किसी में आए हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा किस जाति का है। हमने कभी नहीं सोचा कि वो अगर नीची जाति का है, ऊंची जाति का, हमारे साथ पढ़ रहा है तो हमारे साथ पढ़ रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर एक के से दोस्ती हो, पर हर एक के साथ कोई ना कोई वास्ता रहता है। अगर हमें अच्छा भी नहीं लगता तो हम कहते तो नहीं थे किसी के साथ कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, ना वो कहता था कि इनके साथ अच्छा नहीं लगता। कभी मौका आया साथ बैठ के चाय भी पीते थे, खाना भी खाते थे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। पर ये जो हमने किया है, मैं समझती हूँ एक ये जो यूजीसी का जातिगत वो जो लाए हैं, ये बहुत ही समाज को विध्वंस करने वाला एक तरीका है। और इसको यूजी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही सरकार को चाहिए था कि इसको तुरंत विड्रॉ कर लेते, इसको ताक पे रख देते, इसको फेंक देते उठा के। यूनिवर्सिटी जो है सारे वहां तो सारा समाज एक साथ ताके मिलता है, इसलिए यूनिवर्सिटी कहा जाता है, विश्वविद्यालय है वो। सभी लोगों का अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों के, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों को एक जगह आते बैठते हैं, और वो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, और एकेडमिक्स कैसे अच्छा हो ये सोचते हैं। ये काम होता है सामान्य रूप से सभी का, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट। अब आप उसी पे जब सेंध लगाएंगे और आप कहेंगे कि अब क्यों हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल एक गुट ने कुछ किया, दूसरे गुट आ गया। अब इन स्टूडेंट्स के गुटों में लड़ाई हो रही, बनारस में हो रही है। बनारस में जो असवर्ण है वो आके रास्ते पे खड़े हो गए। अब क्या कर लेंगे, कहाँ कहाँ किसको किसको रोकेंगे? पर आप जो चाहते थे वो हो गया। आप यही चाहते थे, लोग आए, लड़े, और हमारा वोट बैंक सुनिश्चित हो। उस वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए जो चीज किया गया है उस पर हम बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सुनील जी ने भी जो बात की वो बहुत सही बात की उन्होंने, कि हम एकेडमिक्स को कैसे सुधारें। पर एकेडमिक्स ऐसे नहीं सुधर सकता है जब एकेडमिक्स में पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा। अभी तक यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दी जाती थी इसीलिए कि यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी व्यवस्थाएं सही ढंग से करता था। हर यूनिवर्सिटीज की एक अलग पहचान होती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अलग पहचान होती थी, बनारस की अलग पहचान होती, लखनऊ की अलग पहचान होती थी, दिल्ली की अलग पहचान होती, कलकत्ता की अलग पहचान होती थी। यूनिवर्सिटीज ये डेवलप करते थे, उनकी जो ऑटोनॉमी होती थी, उनकी जो आइडियोलॉजी होती थी, उनकी जो फैकल्टी होती थी, उनका जो पूरा एक एकेडमिक कल्चर होता था। इसलिए जेएनयू अलग होता है, एएमयू अलग होता है। पर एएमयू और जेएनयू के अभी भी अगर आप देखें एकेडमिक कल्चर वो सबसे अच्छे है। क्यों है? क्योंकि तमाम चीजों के बावजूद ये विभेद वहां सृष्टि हो नहीं पा रही। तो जब तक यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर आप किसको बनाते हैं? वाइस चांसलर को मेरिट के बेसिस पे देख के नहीं बनाया जाता।
वाइस चांसलर्स को हम जानते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, कौन किसको बनाया जाता है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो निश्चित रूप से जिस एकेडमिक कल्चर की आप बात कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में होना नहीं चाहिए, और ये जो लाया गया है यूजीसी का एक रूल, इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, सरकार को तुरंत इसको वापस ले लेना चाहिए। ये समाज के हित में, सरकार के हित में, सारी जनता के हित में। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा, यूनिवर्सिटी के स्तर पर सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे टीचर्स के लिए एक जैसे होते हैं। मैं टीचर भी हूँ, मैं देख चुका हूँ। शिकायतें बच्चों की होती है, आप बैठ के सुलझा लीजिए, कोई मना नहीं करता है। टीचर की अपनी एक साख होती है, अब टीचर की साख को दांव पे आपने लगा दिया है। अब टीचर की बात, वाइस चांसलर पे और क्या है, टीचर ही तो है। वाइस चांसलर पे लोगों का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है, इस पर हम बात क्यों नहीं करते? ये सारी चीजें जो है हमें सोचना पड़ेगा। और ये जो कानून बनाया है, कानून ने एक नियम बनाया है, बिल्कुल बेतुका नियम है, जो सबके लिए। अगर इक्विटी का नियम बनाना है तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, उनमें जाति भेद क्यों आता है? इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए। अन्यथा इस देश में जो आग सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुलग रही है, ये बढ़ती चली जाएगी। और जैसे मणिपुर का हुआ, मणिपुर का जिक्र रुद्र प्रताप जी ने किया, मणिपुर की छोटी सी घटना आधे घंटे में सही हो सकती थी, उसको नहीं किया गया, और आज तक वो बढ़ती चली जा रही है। ये भी पूरे देश के जो शैक्षिक वातावरण है उसको पूरा बर्बाद लेकिन कर देखिए सकती यहाँ है। पर ये बात इसलिए तुरंत चाहिए जी। सरकार को बिना सोचे इसको वापस कर दे। शिवाजी सर, आप बिल्कुल सर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH